हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। फ्रेंड्स, इस क्लास के पहले हम लोगों का 2 क्लास हो चुका है, जो कि फ्रेंड्स आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको शुरू से लेके अध्याय 9 तक का भी प्लेलिस्ट चैनल में मिल जाएगा, पूरे बुक का। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। तो देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे, जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का x और x डैश लिया जाता है। यह परिपाटी निम्न प्रकार है। पहला, बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। दूसरा है, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तीसरा है, मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस x, यहाँ पे अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी धुरियां धनात्मक मापी जाती है, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस अक्ष के अनुदिश मापी सभी दूरियां जो है ऋणात्मक मानी जाती है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बिंब जो है हमेशा बाईं ओर रखा जाएगा। एम दर्पण होगा। आपतित किरण की दिशा इस तरह से होगा। बाईं ओर की सभी दूरी जो है ऋणात्मक होगी और दाईं ओर की सभी दूरी धनात्मक होगा। ये ध्रुव है, बिंदु P है। यहाँ पे x और x डैश यहाँ पे रहेगा। ऊपर ऊंचाई ऊपर की ओर यहाँ पे जब भी जाएगा तो प्लस में जाएगा, और ऊंचाई नीचे की ओर जब भी आएगा तो माइनस में आएगा। ये बिंब है और ये प्रतिबिंब है, A डैश B डैश। चित्र है फ्रेंड्स 10.9 गोलीय दर्पण के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चौथा है, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर बाई जो है अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती है। पांचवा, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर जो है ऋणात्मक बाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। ऊपर वर्णित नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी आपके संदर्भ के लिए हम 10.9 में संदर्भ के लिए चित्र 10.9 में दर्शाई गई है। यह चिन्ह परिपाटी दर्पण का सूत्र प्राप्त करने तथा संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयुक्त की गई है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। इसमें दिया हुआ है गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की दूरी बिंब दूरी U कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब दूरी V कहलाती है। आपको पहले ही ज्ञात है कि ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी फोकस दूरी F कहलाती है। इन तीनों राशियों के बीच एक संबंध है जिसे दर्पण सूत्र द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। इस सूत्र को निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। यह संबंध सभी प्रकार के गोलीय दर्पण के लिए तथा बिंब की सभी स्थितियों के लिए मान्य है। प्रश्नों को हल करते समय जब आप दर्पण सूत्र में U, V, F तथा R के मान प्रतिस्थापित करें तो आपको नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना चाहिए। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स आवर्धन। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वो आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है।
यदि एच बिंब की ऊंचाई हो तो एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई हो तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एम प्राप्त होगा। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश और बिंब की ऊंचाई एच है, तो यहाँ एम बराबर एच डैश बटे एच शॉर्टकट में हम लोग लिख और याद रख सकते हैं। आवर्धन एम बिंब दूरी यू तथा प्रतिबिंब दूरी भी से भी संबंधित है। इसे व्यक्त किया जाता है आवर्धन यानी कि एम बराबर एच डैश बटा एच बराबर माइनस भी बटा यू। ध्यान दीजिए, बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है क्योंकि बिंब प्रायः मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। आभासी प्रतिबिंबों के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए, तथापि वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए इसे ऋणात्मक लेना चाहिए। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है। आगे है फ्रेंड्स उदाहरण 10.1। किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.00 मीटर है। यदि हम बस इस दर्पण से 5.00 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका हल हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या r बराबर 3.00 मीटर, वहीं बिंब की दूरी u बराबर -5.00 मीटर, प्रतिबिंब की दूरी u बराबर भाट, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बराबर भाट, फोकस दूरी f बराबर हो जाएगा r/2। तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा 3.00 मीटर बटा 2, तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 1.50 m, क्योंकि यहाँ सूत्र है हम लोग का 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f या 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। तो यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे इस तरह से। यहाँ पे हल करेंगे तो u बराबर आ जाएगा 1.15। यहाँ पे m आ जाएगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 m की दूरी पर है। अब इसका आवर्धन निकाल लेते हैं। m बराबर h डैश बटे h बराबर माइनस u बटा v बटा u। यहाँ पे इसका मान रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ प्लस 0.23। प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा साइज में बिंब से छोटा 0.23 गुना है। आगे उदाहरण है 10.2। कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो इसका हल दिया हुआ है फ्रेंड्स। बिंब का साइज दिया हुआ है h बराबर प्लस 4.0 सेंटीमीटर, बिंब की दूरी u बराबर माइनस 25.0 सेंटीमीटर, फोकस दूरी f बराबर माइनस 15.0 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर वाट है, प्रतिबिंब का साइज h डैश बराबर वाट है। समीकरण यहाँ 10.1 से सूत्र लिया गया 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। इसका मान सबका रख देंगे यहाँ पे, मान v का u का सबका रख देंगे और यहाँ पे तो हम लोग का 1/v जो है ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे v बराबर आ गया -37.5 सेंटीमीटर। पर्दे को दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए, तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक है। इसी प्रकार आवर्धन m बराबर h डैश बटा
H बराबर माइनस V बटा U। यहाँ या H डैश बराबर हो जाएगा VH बटा U बराबर यहाँ V और H U का मान रख देने से यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई H डैश बराबर ज्ञात हो गया -6.0 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब उल्टा तथा यहाँ पर आवर्धित है। आगे प्रश्न दिया हुआ है फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। दूसरा है, कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित यानी कि बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? तो चलिए फ्रेंड्स इसका हम लोग उत्तर जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का पहला क्वेश्चन है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ है R बराबर 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स R बराबर 2F होता है, तो इसीलिए F बराबर हो जाएगा R/2। तो 32/2, इसीलिए F बराबर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, कोई अवतल दर्पण आपके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित यानी कि बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा M बराबर होता है -V बटा U। वास्तविक है तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ मान रख लेंगे -3 बराबर हो जाएगा -V बटा U, और यहाँ 3U बराबर V हो जाएगा। तो U बराबर -10 सेंटीमीटर यहाँ दिया है। आगे हो जाएगा V बराबर -3 सेंटीमीटर, चूँकि V बराबर 3, U यहाँ पर है। आगे हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, प्रकाश का अपवर्तन। किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो क्या होता है? क्या यह भी सरल रेखा में चलता है या अपनी दिशा बदलता है? हम अपने दिन प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को दोहराएंगे। आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी टैंक अथवा ताल या पोखर की तली उठी हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार जब कोई मोटा कांच का स्लैब यानी कि सिल्ली किसी मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो कांच के स्लैब के ऊपर से देखने पर अक्षर उठे हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने किसी कांच के बर्तन में रखे पानी में किसी पेंसिल को आंशिक रूप से डूबे देखा है? यह वायु तथा पानी के अंतर पृष्ठ पर अर्थात पानी की ऊपरी सतह पर टेढ़ी प्रतीत होती है। आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखे नींबू पार्श्व यानी साइड से देखने पर अपने वास्तविक साइज से बड़ा प्रतीत होते हैं। इन अनुभवों की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे? आइए पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल के मुड़े होने की घटना पर विचार करें। पेंसिल के पानी में डूबे भाग से आपके पास पहुंचने वाला प्रकाश पेंसिल के पानी से बाहर के भाग की तुलना में विभिन्न दिशा से आता हुआ प्रतीत होता है। इसी कारण पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इन्हीं कारणों से जब अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रख कर देखते हैं तो वे उठे हुए प्रतीत होते हैं। यदि पानी के स्थान पर हम कोई अन्य द्रव जैसे केरोसिन या तारपीन का तेल का प्रयोग करें, क्या तब पेंसिल उतनी ही मुड़ी हुई दिखेगी? यदि हम कांच के स्लैब को पारदर्शी प्लास्टिक के स्लैब से प्रतिस्थापित कर दें तब क्या तब भी अक्षर उसी ऊंचाई तक उठे प्रतीत होंगे? आप देखेंगे कि अलग अलग माध्यमों के युग्मों के लिए इन प्रभावों
का विस्तार अलग अलग है। ये प्रेक्षण सूचित करते हैं कि प्रकाश सभी माध्यमों में एक ही दिशा में गमन नहीं करता। ऐसा प्रतीत होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को विस्तार से कुछ क्रियाकलाप करके समझेंगे। क्रियाकलाप जिसके लिए 10.7 दिया हुआ है। पानी से भरी एक बाल्टी की तली पर एक सिक्का रखिए। अपनी आँख को पानी के ऊपर किसी पार्श्व साइड में रखकर सिक्के को एक बार में उठाने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सिक्का उठाने में सफल हो पाते हैं? तो फ्रेंड्स, सिक्का नहीं उठेगा। इस क्रियाकलाप को दोहराइए। आप इसे एक बार में करने में क्यों सफल नहीं हो पाए थे? क्योंकि फ्रेंड्स, सिक्का जो है तली से सटा हुआ रहता है। अपने मित्रों से इसे करने के लिए कहिए, उनके साथ अपने अनुभवों की तुलना कीजिए। आगे दिया हुआ क्रियाकलाप 8.10, किसी मेज पर एक बड़ा उथला कटोरा रखकर उसकी तली में एक सिक्का रखिए। कटोरे से धीरे धीरे दूर हटिए। जब सिक्का ठीक दिखाई देना बंद हो जाए तो रुक जाइए। अपने मित्र से सिक्के को बिच्छूवध किए बगैर कटोरे में पानी डालने को कहिए। अपनी स्थिति से सिक्के को देखते रहिए। क्या सिक्का उसी स्थिति से पुनः दिखाई देने लगता है? यह कैसे संभव हो पाता है? देखिए फ्रेंड्स, कैसे संभव होता है। कटोरे में पानी डालने पर सिक्का फिर से दिखाई देने लगता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। आगे दिया हुआ क्रियाकलाप 10.9, इसमें दिया हुआ है, मेज पर रखे एक सफ़ेद कागज की शीट पर एक मोटी सीधी रेखा खींचिए। इस रेखा के ऊपर एक कांच का स्लैब इस प्रकार रखिए कि इसकी एक कोर इस रेखा से कोई कोण बनाए। स्लैब के नीचे आए रेखा के भाग को पार्श्व साइड से देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या कांच के स्लैब के नीचे की रेखा कोरोइडकेस के पास मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अब कांच के स्लैब को इस प्रकार रखिए कि यह रेखा अभी लंबवत हो। अब आप क्या देखते हैं? क्या कांच के स्लैब के नीचे रेखा का भाग मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? रेखा को कांच के स्लैब के ऊपर से देखिए। क्या स्लैब के नीचे रेखा का भाग उठा हुआ प्रतीत होता है? ऐसा क्यों होता है? आगे है फ्रेंड्स हम लोग का कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। यहाँ दिया हुआ है, कांच के स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना को समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 10.10, एक ड्राइंग बोर्ड पर सफ़ेद कागज की एक शीट ड्राइंग पिनों की सहायता से लगाइए। शीट के ऊपर में कांच का एक आयताकार स्लैब रखिए। पेंसिल से स्लैब की रूपरेखा खींचिए। इस रूपरेखा का नाम ABCD रखते हैं। 4 एक समान आलपिन लीजिए। 2 पिनें मान लीजिए कि E तथा F ऊर्ध्वाधर इस प्रकार लगाइए कि पिनों को मिलाने वाली रेखा कोर AB से कोई कोण बनाती हुई हो। पिन E तथा F के प्रतिबिंबों को विपरीत फलक से देखिए। दूसरी 2 पिनों माना G तथा H को इस प्रकार लगाइए कि ये पिनें E तथा F के प्रतिबिंब एक सीधी रेखा पर स्थित हो। पिनों तथा स्लैब को हटाइए। पिनें E तथा F की नोकों टिप की स्थितियों को मिलाइए तथा इस रेखा को AB तक बढ़ाइए। मान लीजिए EF
ए बी से बिंदु ओ पर मिलती है। इसी प्रकार पिनों जी तथा एच की नोकों की स्थितियों को मिलाइए तथा इस रेखा को कोण सी डी तक बढ़ाइए। मान लीजिए एच जी सी डी से ओ पर मिलती है। ओ तथा ओ डैश को मिलाइए। ई एफ को भी पी तक बढ़ाइए जैसा कि चित्र 10.10 में बिंदुकित रेखा द्वारा दर्शाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ चित्र 10.10 दिया हुआ है। यहाँ ए बी सी डी एक कांच का स्लैब है। यहाँ पे ऊपर में वायु है, ये कांच है और इधर वायु है। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे सारे बिंदु को यहाँ पे मिलाया गया है। इस तरह से चित्र है 10.10 आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है। इस क्रियाकलाप में आप नोट करेंगे कि प्रकाश किरण ने अपनी दिशा बिंदु ओ तथा ओ डैश पर परिवर्तित की है। नोट कीजिए कि दोनों बिंदु ओ तथा ओ डैश दोनों पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाली पृष्ठों पर स्थित है। ए बी के बिंदु ओ पर एक अभिलंब एन डैश खींचिए तथा दूसरा अभिलंब एम डैश सी डी के बिंदु ओ पर खींचिए। बिंदु ओ पर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में अर्थात वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। नोट कीजिए कि प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। ओ डैश पर प्रकाश किरण ने कांच से वायु में अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश किया है। प्रकाश किरण अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। दोनों अपवर्तक सतहों ए बी तथा सी डी पर आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के मानों की तुलना कीजिए। चित्र 10.10 में ई ओ आपतित किरण है, ओ डैश अपवर्तित किरण है तथा ओ डैश एच निर्गत किरण है। आप देख सकते हैं कि निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में समानांतर है। ऐसा क्यों होता है? आयताकार कांच के स्लैब के विपरीत फलकों ए बी वायु कांच अंतरा पृष्ठ तथा सी डी कांच वायु अंतरा पृष्ठ पर प्रकाश किरण के मुड़ने का परिमाण समान तथा विपरीत है। इसी कारण से निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर निकलती है। तथापि प्रकाश किरण में थोड़ा सा पार्श्विक विस्थापन होता है। यदि प्रकाश किरण दो माध्यमों के अंतरा पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित हो तब क्या होगा, स्वयं करके ज्ञात कीजिए। अब आप प्रकाश के अपवर्तन से परिचित हैं। अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। प्रयोग दर्शाते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन निश्चित नियम के आधार पर होता है। परावर्तन के नियम निम्नलिखित हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। यदि आई आपतन कोण हो तथा आर परावर्तन कोण हो तब साइन आई बटा साइन आर बराबर स्थिरांक होगा। इस स्थिरांक मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। आइए अपवर्तनांक के बारे में कुछ विस्तार से अध्ययन करें। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अपवर्तनांक एक पॉइंट दिया हुआ है जिसमें कि अपवर्तनांक के बारे में विस्तार से बताया हुआ है।
जो कि फ्रेंड्स हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपवर्तनांक पॉइंट के साथ।